हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चैप्टर नंबर चल रहा है 4 एंड दिस इज अबाउट टू एंड। हम पढ़ रहे हैं अपना आखिरी टॉपिक, दैट इज आयनिक बॉन्ड। हालांकि ये बहुत पहले पढ़ाया जाता है कई बार, पर हर एक का अपना अपना स्टाइल है। देखो, आयनिक बॉन्ड के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो हम पहले क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर आयनिक कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। जैसे आपको याद होगा, हर कोवलेंट के अंदर कुछ आयनिक होता है। हमने डाइपोल मूवमेंट में सॉल्व किया था एंड परसेंटेज भी निकाला था कि हर कोवलेंट के अंदर कितना आयनिक है। क्लियर? उसी तरीके से आज हम बेसिकली करेंगे कि हर आयनिक के अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर जरूर होता है, दैट इज फजान रूल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड को पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ आयनिक देखिए, आयनिक बॉन्ड का एक और नाम भी है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फाइन। सबसे पहले तो बड़ी सिंपल सी बात, आयनिक बॉन्ड क्या चीज होती है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वी ऑल नो कि जब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट या एक या दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। यानी कि द बॉन्ड which is formed by complete transfer of electron is known as ionic bond। वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए सोडियम जो है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है, वो क्लोरीन को जिसका कॉन्फ़िगरेशन 287 है, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे, ठीक है ना। हालांकि इस चीज को अगर हम रिएक्शन वाइज लिखें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि लाइक सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो गया एंड एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दिया है, एंड वो एक इलेक्ट्रॉन देखिए Cl2 की फॉर्म में रहता है क्लोरीन, तो हाफ Cl2 मतलब एक Cl, हाफ Cl2 का मतलब क्या हो गया? एक क्लोरीन। एक क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब क्या बन जाएगा? Cl-। सो अल्टीमेटली Na और क्लोरीन के बीच में बने हुए इस बॉन्ड को हम आयनिक रिलेशन कहते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड, एंड इस कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। फाइन। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज से है, वेलेंट का मतलब वैलेंसी, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रो मींस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये वैलेंट मींस वैलेंसी है इसकी। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है? Na+ एंड Cl- के बीच में जो रिलेशन है दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। फाइन। जिसको आप फॉर्मली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। कोई दिक्कत? सो अब हम देखेंगे कि यार देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से कंडीशंस हैं, ठीक है ना, जिससे हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से बनेगा? तो हम यहीं से ये बात समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कंडीशंस की, मैं यहीं पे कंडीशंस क्लियर कर देता हूं, बिकॉज यहां से ना हमें साफ साफ दिख जाएगी। सबसे पहला काम, देखो सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान होना चाहिए, बिकॉज जितनी ज्यादा आसानी से सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ज्यादा अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। देखो बेसिक्स को समझने की कोशिश करो। कंडीशन का मतलब है कब आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आयनिक बॉन्ड क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई बड़ी सिंपल सी बात है
कि मैंने किसी बंदे से 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है ना, तो कब ये हिसाब किताब चुकता हो जाएगा ये देखना है। तो कितनी आसानी से वो पैसे दे देगा और कितनी आसानी से मैं उसके घर से ले आऊंगा, ठीक है ना, रास्ते में चोर वोर नहीं मिलना चाहिए, कितनी आसानी से वो पैसे दे देगा और कितनी आसानी से मैं ले आऊंगा, यही तो कंडीशन होनी चाहिए। वही कितनी आसानी से सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड कितनी आसानी से क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, दिस शुड बी द कंडीशन। तो कितनी आसानी से सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा, देखो सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन देना इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कितनी मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, द एनर्जी टेकन सो दैट आइसोलेटेड गैसियस इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि हम इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं। तो ये कम से कम होनी चाहिए, बिकॉज जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना जल्दी से सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यानी कि मैं कह सकता हूं लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, हम यहां पे मेंशन भी कर देते हैं लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से प्रोसेस की, ये वाले, ये प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लो होनी चाहिए। फाइन, योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो सो दैट आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया जा सके। अब देखो दूसरा फंडा क्या है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेना है, तो जितनी कितनी ज्यादा आसानी से ले सकता है, टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन, ये हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी यानी कि उतना अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन ले रखा होगा। फाइन, देखो जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब एटम में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, यहां चाहिए होता है, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड यहां एनर्जी रिलीज होनी होती है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कितनी एनर्जी रिलीज कर देगा, जितनी ज्यादा रिलीज कर देगा इसका मतलब उतना अच्छे से इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है। फाइन, इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कंफ्यूजन ना हो जाए कि किसकी, देखो यहां तो केटायन फॉर्मेशन की थी, यहां एनायन फॉर्मेशन की है, तो इसलिए मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं कि हम इस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फाइन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से लिया जाना चाहिए, एंड जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देना है वो आसानी से दिया जाना चाहिए। देखो अब इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया है, दैट इज NaCl के बीच में एक रिश्ता बन गया जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। क्लियर। अब तीसरी कंडीशन, फिर आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो, या आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो एक अच्छा फॉर्मेशन है, दैट इज हाई लैटिस एनर्जी। अब मुद्दे की बात ये है कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। फाइन, तो लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि एक आयनिक सॉलिड के जो एटम्स हैं उनको सेपरेट करने में, फाइन, जैसे NaCl है यहाँ पे, और Na और Cl को सेपरेट करने में जितनी एनर्जी लग जाती है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ये जितनी ज्यादा लगेगी इसका मतलब उनको अलग करने में उतना ज्यादा जोर लग गया। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा लगेगी इसका मतलब Na और Cl को अलग करने में उतना जोर लग गया, जितना ज्यादा जोर लग रहा है यानी कि ये दोनों एक दूसरे को उतना अच्छे से पकड़ के बैठे थे, और जितना अच्छे से पकड़ के बैठे थे उतना अच्छा ही ये आयनिक कंपाउंड है। फाइन, हाउ यू विल से कि आयनिक कंपाउंड अच्छा है, जितना वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, कि सेपरेट करने में जितनी एनर्जी ज्यादा लगेगी इसका मतलब उतना अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, एंड सेपरेट करने में जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन लिख के रखेंगे लैटिस एनर्जी का, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट the constituent ions of an
आयनिक सॉलिड। फाइन, आयनिक कंपाउंड जनरली नेचर में सॉलिड होते हैं, तो आयनिक सॉलिड कह सकता हूं या आयनिक कंपाउंड कह सकता हूं। उसके आयंस को, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को सेपरेट करने में जितनी एनर्जी लग गई, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ये जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब उतना अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, जितना अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है दैट इज अ गुड आयनिक कंपाउंड। कोई भी दिक्कत क्लियर। सो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन देने वाले की आयनाइजेशन बहुत कम होगी, लेने वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, एंड इन दोनों के बीच में लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा हुआ होगा। कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। So next is general properties of ionic compounds. The very first is physical state. देखिए बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जनरल बातें हैं, ठीक है ना। The very first is physical state. तो आयनिक कंपाउंड्स देखिए Na प्लस ने Cl माइनस को, देखो हर प्लस की फितरत में होता है कि माइनस को खींच के रखूंगा, हर प्लस की फितरत में होता है कि माइनस को खींच के रखूंगा। यार देखो वैसे भी हर प्लस का सारी जिंदगी में जोर लग जाता है कि माइनस को खींच के रखना, ठीक है ना। तो क्या आपको लगता है कि सोडियम क्लोरीन का साथ जल्दी जल्दी छोड़ने वाला है? नहीं। जब वो एक दूसरे को इतना अच्छे से पकड़ के रखेंगे तो वो डेफिनेटली किस स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में। तो जनरली आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। कई बार सोल्यूशन में भी मिल जाते हैं, पर वो एक दूसरे से इतना अलग हो जाए कि गैसियस स्टेट बन जाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतना तो वो दूर ही नहीं रहना चाहते, सोडियम प्लस Cl माइनस इतना दूर ही नहीं रहना चाहता। आयनिक कंपाउंड्स are generally found in solid state, और कह सकता हूं समटाइम इन solution form, but not in gaseous form। यानी कि ये सॉलिड स्टेट में मिल जाते हैं, लिक्विड स्टेट में यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाएंगे, पर गैसियस फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है ना। ऑर्गेनिक के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे आइसोमरिज्म, ठीक है ना। आपने शायद पहले सुना भी हो, कई लोगों ने जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है। आइसोमरिज्म का मतलब होता है हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर ये कुछ अलग चीज है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। फाइन। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर टेंडेंसी होती है आइसोमॉर्फिज्म की। आइसो का मतलब होता है सेम, एंड मॉर्फिज्म मतलब क्या चीज सेम है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स have the tendency to show the property of isomorphism। फाइन। यानी कि हैविंग सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चरल फॉर्म, सेम टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, जैसे FeSO4.7 वाटर एंड MgSO4.7 वाटर। देखिए ये भी एक आयनिक सॉलिड है, ये भी एक आयनिक सॉलिड है। FeSO4 भी एक आयनिक सॉलिड है, MgSO4 भी एक आयनिक सॉलिड, एंड दे हैव द टेंडेंसी कि भाई इन दोनों के अंदर
आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। आयनिक सॉलिड्स के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर आइसोमॉर्फिज्म होता है। दीज टू आर आइसोमॉर्फिज्म टू ईच अदर, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है, यानी कि सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? हैविंग सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि केटाइन तो सेम ही है पूरा का पूरा। यहाँ पे तो जैसे मैंने अनायन अलग अलग लिया है, सॉरी अनायन सेम लिया है और केटाइन अलग लिया है। कई बार ऐसा होता है कि केटाइन सेम है एंड दो अनायन दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा और, वैसे ये इतना खास मतलब इतना कोई ज्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है, पर फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूं। SO4-2 एंड MnO4-, अगर हम इसको बनाएं, ये आपने लिख लिया होगा एग्जांपल, नहीं तो मैं इधर लिख के रख देता हूं। FeSO4.7 वाटर था एंड MgSO4.7 वाटर था। देखो सपोज कि इसका जो केटाइन है वो तो सेम है, पर आपको सिर्फ यहाँ पे दो एनाइंस दे रखे हैं। ये भी दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से, अब ये देख लीजिए, तो बोथ ही क्या है, सेम स्ट्रक्चर वाले लोग हैं भाई। दोनों ही शेप में क्या है, टेट्राहेड्रल। दोनों ही शेप में क्या है, टेट्राहेड्रल। दैट्स व्हाई दे बोथ आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे की क्या है, आइसोमॉर्फस हैं। दे आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? नाउ मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 3। ये तो बहुत ही आसान था। फिजिकल स्टेट यार, जनरली ये तो बॉन्ड ही बहुत तगड़ा है, इतना अच्छा बॉन्ड है कि ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में मिलेगा। एंड सेकंड इज आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि दो आयनिक सॉलिड्स एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हो सकते हैं, यानी कि हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई दिक्कत? थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए बड़ा ही सिंपल सा फंडा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, यानी कि आयनिक सॉलिड में आयंस हैं, तो आपको लग रहा होगा कि यार आयंस तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेंगे। पर एक Na, अभी हम पढ़ के आते हैं फिजिकल स्टेट में, Na ने Cl को, Cl ने Na को, Na ने Cl को, Cl ने Na को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। अरे मैं बहुत अच्छी कनेक्टिविटी कर सकता हूं, मैं एक आयन हूं, मूव करूंगा, फ्लो करूंगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूं। बिकॉज कनेक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ आयन या फ्लो ऑफ चार्ज। अरे भाई मैं एक आयन हूं, मूव कर सकता हूं, मान लिया, पर अगर मेरे को सॉलिड स्टेट में जकड़ के रख लिया और मैं मूव भी नहीं कर पाया तो क्या करूंगा अच्छा आयन बन के, अगर मैं मूव भी नहीं कर पाया तो? फाइन, आप अच्छा पढ़ सकते हो पर पढ़े ही नहीं तो पेपर कैसे निकलेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। अरे भाई आप अच्छा पढ़ सकते हो पर अगर आप पढ़े ही नहीं तो फिर पेपर कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। वही चीज यहाँ पे है। देखिए आयनिक सॉलिड के अंदर आयंस तो हैं, पर आप एक शब्द नहीं सुन रहे। आयनिक सॉलिड के अंदर आयन तो हैं, पर आयनिक सॉलिड के अंदर सॉलिड भी है, यानी कि ये सॉलिड है तो इसके आयंस फ्री टू मूव नहीं है। जब ये फ्री टू मूव नहीं है तो ये एक बैड कंडक्टर्स हो गए। फाइन, सो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स because या पुअर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट लिख देता हूं, because the ions are not free to move in solid form। भाई जब वो एक सॉलिड स्टेट में है तो उसके आयंस फ्री ही नहीं है मूव करने के लिए, तो अब क्या करें फिर भैया? हाँ एक बात पक्का है, हमने बात करी थी फिजिकल स्टेट में कि इसका सोल्यूशन फॉर्म भी मिल जाता है, हालांकि गैसियस तो नहीं मिलता पर सोल्यूशन फॉर्म मिल जाता है, यानी कि
हम इसका सोल्यूशन जरूर तैयार कर लेते हैं, पर इसका मतलब अगर आयनिक कंपाउंड सोल्यूशन फॉर्म में हुआ, सोल्यूशन में तो ये एक दूसरे से थोड़ा सा खुल गए, बिकॉज ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट से ज्यादा खुला हुआ है। तो लिक्विड स्टेट में या सोल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में मैं कह सकता हूं ये आयंस मूव करेंगे और मूव करके जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। फाइन, बिकॉज ये आयंस है भाई, आयंस का तो काम ही मूव करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है। क्लियर? सो बड़ी सिंपल सी बात है, बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म। जब भी इनका मोल्टन फॉर्म होगा यानी कि पिघला हुआ फॉर्म होगा, या ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, तब इसके आयंस मूव करने के लिए फ्री हैं भाई, वो मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कोई दिक्कत। फाइन, दे आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट बट आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, बिकॉज मैं हिल सकता हूं पर मैं हिला ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। क्लियर? तो भाई पढ़िए, आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, तो ही कंडक्टिविटी होगी, तो ही राइज होगा। क्लियर? चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर या जनरल प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज सॉलिबिलिटी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सॉलिबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन, सो सॉलिबिलिटी में बड़ा सिंपल सा फंडा है। केमिस्ट्री में सॉलिबिलिटी का एक ही फंडा लगता है, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। फाइन, इसको मैं हमेशा इस तरीके से बोलता हूं, हम अपने जैसों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, हम अपने जैसों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हम अपने जैसों के साथ, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, क्लास में होशियार बच्चा होशियारों के साथ, नालायक नालायकों के साथ, खैर किसी के मन में डाउट है सर होशियार होशियारों के साथ कहाँ मिलते हैं, अरे मिलते हैं। होशियार होशियारों के साथ, नालायक नालायकों के साथ, बैक बेंचर बैक बेंचरों के साथ, फ्रंट बेंचर फ्रंट बेंचरों के साथ, शरारती शरारतियों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। फाइन, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्लियर? अब समझने वाला फंडा ये है कि आयनिक कंपाउंड जैसा कौन है, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड के लिए लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvents like water एक polar solvent है। मैं आपको फंडा क्लियर करता हूं, बहुत जबरदस्त फंडा है, बहुत ही जबरदस्त फंडा है ये। देखो आयनिक कंपाउंड में हम NaCl ले लेते हैं, ठीक है ना। NaCl मतलब आपके पास नमक जो है दैट इज NaCl, ठीक है ना, एंड वाटर जो है H2O। पहले तो ये सोचिए कि पानी के अंदर नमक घुल जाता है कि नहीं घुल जाता, बिल्कुल घुल जाता है, ठीक है ना। अब मैं आज आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों घुल जाता है। फाइन, एंड दिस इज द रीजन, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। देखिए आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है जिसके ऊपर आयंस बने हुए हैं, चार्ज बना हुआ है, यानी कि ये लोग चार्ज स्पीशीज हैं, मानते हो ये बात, ये लोग चार्ज स्पीशीज हैं, जबकि ये पानी के ऊपर आपने उस दिन पढ़ा था पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, भाई पूरा चार्ज नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ना, यानी कि यहां पे बना हुआ है डाइपोल, एंड डाइपोल को हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड। डाइपोल जिसके पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड। फाइन, अब देखो पोलर एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर थोड़े बहुत चार्जेस हैं, देखो है तो है ना, थोड़े बहुत चार्जेस हैं, जबकि NaCl एक आयनिक बंदा, आयनिक मतलब जिसके ऊपर पूरे पूरे चार्जेस हैं। ये एक जैसे नहीं हो गए, शरारती शरारतियों के साथ अच्छे से घुलने मिलने चाहिए। क्लियर? बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। आयनिक वो लोग हैं जिनके ऊपर पूरा पूरा चार्ज है, एंड पोलर वो लोग हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो सॉरी, पोलर वो लोग हैं जिनके ऊपर चार्ज थोड़ा बहुत है। तो यहां पे अगर थोड़ा बहुत है, देखो वो जो जिनके ऊपर बिल्कुल नहीं होता तो वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। तो पोलर वो लोग हैं जिनके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज है,
एंड आयनिक वो है इनके ऊपर पूरा पूरा चार्ज है, तो ये तो एक जैसे ही हुए, चार्ज तो है। हाँ ऑब्वियसली आयनिक ऐसे में नहीं घुलेगा जिसके ऊपर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में कर लेते हैं। आप सॉलिबिलिटी के लिए ये लाइन लिख के रख लीजिए, हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से कर लेते हैं। ये बात चल रही है सॉलिबिलिटी की, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मैं आपको तीनों चीजें बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है NaCl, ठीक है ना, एंड पानी जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट में वैसे तो C6H6 ऐसी चीजें बढ़ी जाती है, पर मैं हमेशा कहता हूं नॉन पोलर में यार आप Cl2 लेके रख लीजिए, ठीक है ना भाई। अब Cl2 को कैसे बनाएंगे, Cl। अब इसके ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं है, Cl के ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं है ना कोई पार्शियल प्लस है ना कोई पार्शियल माइनस है, ठीक है ना। पर इसके ऊपर पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है, यानी कि यहाँ पे पार्शियल चार्जेस हैं और यहाँ पे तो फुल चार्जेस हैं, बिकॉज ये तो आयनिक है, Na प्लस है Cl माइनस है, यानी कि ये इसके अंदर तो सॉल्युबल है, इसके अंदर सॉल्युबल, कोई दिक्कत, बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है। अच्छा एक और बताता हूं, खैर ये तो हो गया ना, हम थोड़ा सा आयनिक से बाहर निकल के आते हैं, ठीक है ना, और सॉलिबिलिटी को थोड़ा और कंटेक्चुअल समझ के देते हैं, ठीक है ना। मतलब बेसिकली मैं अब आयनिक की बात नहीं कर रहा हूं, टॉपिक पूरा हो चुका है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। एंड हमने काफी ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से कर लिया है, इसलिए आज हमारा सारा टाइम इसी के ऊपर लग गया है। तो हमारा वो जो फजान रूल है, यानी कि हर आयनिक के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होता है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा टॉपिक है। पर आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, सॉलिड आयनिक नहीं, अब ठीक है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये खत्म हो गया है। मैं सॉलिबिलिटी के ऊपर एक और बात करना चाहूंगा, ठीक है ना। आपको इतना तो पता है ना, पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, ये तो पता है ना। फाइन, मैं इसी चीज को और अच्छे से समझाता हूँ कि पानी के अंदर चीनी क्यों घुल जाती है, इसको मतलब साइंटिफिकली तरीके से पढ़ के देखते हैं। देखिए ये चीनी का फॉर्मूला है, फाइन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा है, बैठा कि नहीं बैठा, अरे ऑक्सीजन दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पे सबसे जिद्दी इंसान है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, फ्लोरीन के बाद दूसरा सबसे जिद्दी इंसान है। तो तुम मानते हो कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जहां भी जिसके साथ भी ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, वैसे कार्बन के साथ लगे हुए हैं सब केस में, ठीक है ना, तो वो कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ H तो सारे ऑक्सीजन के साथ साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो ये कार्बन के साथ लगा हुआ होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, H के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ ये सारे H के ऊपर पार्शियल प्लस क्रिएट कर देगा, सारे कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस क्रिएट कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, पार्शियल माइनस। मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ, ऑक्सीजन जिद्दी है कि नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा जिद्दी है कि नहीं है, बिल्कुल है। और वो कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो ये नेचर में क्या आ गया, पोलर आ गया, ये नेचर में क्या आ गया, पोलर। अब आप बात करें पानी की, ये बड़ा है पानी, पानी भी नेचर में क्या है, पोलर। इसी चक्कर में तो पानी के अंदर चीनी घुल जाती है, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर। पोलर के अंदर पोलर चीजें तो अच्छे से घुल मिल जाती हैं, शरारतियों को अच्छे से घुल मिल जाते हैं। चीनी नेचर में क्या है, पोलर कंपाउंड है, याद रखिएगा। देखो मैं आयनिक की बात नहीं कर रहा, बिकॉज चीनी नेचर में आयनिक नहीं है, चीनी भी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। एंड पानी भी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। ये तो मतलब क्या कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई बहन ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पक्का ही घुल मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी पोलर कोवलेंट है, ये भी पोलर कोवलेंट है, दैट्स व्हाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सिमिलरली ये बातें नॉन पोलर के लिए भी सही है, ठीक है ना। फाइन, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर चीजें डिसॉल्व नहीं करनी है,
क्लियर? आपको एक बात बताऊं, आपने एक और देखा होगा, पानी के अंदर एक और बहुत जबरदस्त इंग्रेडिएंट है जो हम बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं, दैट इज दारू, अल्कोहल। उसके पीछे भी यही साइंटिफिक फैक्ट। लेट मी राइट द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, दिस इज इथेनॉल। अगर मैं इथेनॉल को बनाऊं, बिकॉज इतना तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ये होता है इथेनॉल। तुम्हें नहीं लग रहा कि इसके ऊपर पार्शियल माइनस है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस है? इथेनॉल नेचर में क्या है? पोलर। एंड पानी नेचर में क्या होता है? पोलर। अरे इसीलिए तो इथेनॉल पानी के अंदर घुल जाता है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? सो दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा। तो एट द एंड मैंने सिर्फ सॉल्युबिलिटी की बात करी है, वी आर मतलब अबव दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दारू भी आयनिक नहीं है, चीनी भी आयनिक नहीं है, ये लोग पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, दे आर पोलर कोवलेंट। पर मैं सॉल्युबिलिटी में ये बात समझाना चाहता हूँ कि क्यों ये पानी के अंदर घुल जाते हैं, बिकॉज ये आपको कभी नहीं भूलना है, इस लाइन को आपको कभी नहीं भूलना है, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स, लाइक हम अपने जैसों से अच्छे से घुल मिल जाते हैं, कोई दिक्कत? फाइन। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ हूं, और लेक्चर को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करिए। कल हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे, दैट इज विद फजान। गुड लक।